हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस वीडियो में आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी का सवाल, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं 10+2 में। 5 सवाल पहले बताए थे, आज देखेंगे छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सवाल कहता है कि इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इसको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी हिंदी में इसको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इस चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। सी कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1। और डी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 0। ये सवाल आपको पूछा गया है 2018 में, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। इसका विस्तृत हल देखिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब हुआ कि किसी सैंपल स्पेस में दो इवेंट इस प्रकार से हो कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन न रहे। ये ए है, ये बी है। कोई भी दो इवेंट परस्पर अपवर्जी घटना कहलाएगा यदि इस दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट न हो। इसको डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं। डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं। मतलब समझने वाली बात ये हुई कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, यानी कॉमन एलिमेंट से रिलेटेड जो सेट बनाएंगे वो सेट होगा एम्प्टी सेट। तो कॉमन एलिमेंट से जो सेट बनता है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बन जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं फाई। यानी इस सेट में एलिमेंट की संख्या हो जाएगी 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 0। कब? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाए। अब दोनों तरफ आप NS से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ NS से डिवाइड कर दीजिए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी को ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी बटा NS को, और 0 में कोई चीज़ से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0। यानी ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 0। कब? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। अगर आपसे पूछ देता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा PA प्लस PB। ये ध्यान देना है। ऑप्शन में अगर इस टाइप का रहे तो इसको भी ध्यान देना है, इसलिए विस्तृत हल पर चर्चा कीजिए। PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुना PB तो नहीं होगा। PA इंटरसेक्शन B बराबर 0 ये हो गया, ये याद रखना है। PA इंटरसेक्शन B बराबर 1 नहीं तो गलत हो गया, नहीं होगा। PA यूनियन B बराबर 0 नहीं होता है। इस दोनों में कंफ्यूजन, ध्यान देना है बात को। PA इंटरसेक्शन B बराबर 0 होगा। PA यूनियन B का वैल्यू क्या होगा? PA प्लस PB। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं रहता, अगर ये ज्वाइंट इवेंट होता, इफ A एंड B आर ज्वाइंट इवेंट, अगर A और B ज्वाइंट इवेंट होता, कहने का मतलब कि A और B में कुछ एलिमेंट्स अगर कॉमन होते A और B में, तब ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला होता प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। ज़रा लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/4, देन पी ए यूनियन बी बराबर क्या। तो ये अभी आपको बताए हैं ज्वाइंट इवेंट है। ज्वाइंट इवेंट में आपको बताए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस 4 क्वांटिटी में 3 आपको गिवन है, चौथा निकाल लेंगे। कौन कौन दिया हुआ है देखिए, पी ए दिया हुआ है 3/8, पी बी दिया हुआ है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4, पी ए यूनियन बी निकालना है। काफ़ी आसान सवाल हो गया। पी ए का वैल्यू रख देते हैं 3/8, बी की भी प्रोबेबिलिटी रख दिया 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया। 8 2 4 का एलसीएम हो जाएगा 8, तो यहाँ लिख देंगे 3, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी 4 और 3 7 में से 2 गया, आंसर हो जाएगा 5/8, जो ऑप्शन है आपका डी। ये सवाल आपको 2017 में पूछा गया था। लगातार आप सवाल को देखते रहेंगे तो इससे फ़ायदा होगा कि फॉर्मूला सब याद हो जाएगा, कैलकुलेशन का तरीका भी ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह उठकर एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं, छोटा छोटा वीडियो रहता है, तो आपका एक दिन में एक टॉपिक निकल जाएगा। कोई भी दिन सेलेक्ट कीजिए और उसके प्लेलिस्ट में जाकर के उस सारे वीडियो को देख डालिए। फॉर्मूला हर जगह यूज होते रहेगा, उसका एप्लीकेशन हर जगह यूज होते रहेगा। तो जितना ज़्यादा आप उसको रगड़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा और सवाल जब बनाएंगे तो गलती होने की संभावना कम रहेगी, न के बराबर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/7, किसी घटना की होने की प्रोबेबिलिटी है 3/7। तो ऑड अगेंस्ट क्या होगा उस इवेंट का, ऑड अगेंस्ट क्या होगा। तो इसके थ्योरी को पहले आप बढ़िया से समझिए। इसमें सबसे पहले आप समझिए कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम मानते हैं ई, तो उसको लिखते हैं पी ई से। पी ई का मतलब होता है ई के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये दिया हुआ है 3/7। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी ई से, तो उसी घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी ई डैश से, और पी ई डैश बराबर होता है 1 - पी ई, यानी यहाँ हो जाएगा 1 - 3/7, यानी कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 4/7। पहले आप ये समझिए, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यदि पी ई है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी ई डैश से, और पी ई डैश बराबर होता है 1 - पी ई, यानी 1 - उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी। आप यह भी समझ सकते हैं कि किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। क्या बता दिए, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। तभी आपको मिल गया इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये सवाल में दिया हुआ था 3/7, और आपने निकाल लिया कि उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/7। दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए 1 हो जाएगा। तब इसके बाद होता है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर, ये दो चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑड्स इन फेवर होता है
किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो, ये कहलाता है ऑड्स इन फेवर। इसी प्रकार से एक होता है ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट बराबर होगा पीई डैश अपॉन पीई, यानी घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और घटना के होने की प्रोबेबिलिटी का अनुपात। इस सवाल में आपको निकालना था ऑड्स अगेंस्ट। तो ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा भाई, पीई डैश बटा पीई। पीई डैश का वैल्यू क्या है 4/7, पीई का वैल्यू क्या है 3/7, 7 7 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/3। इस सवाल में हमको निकालना था ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट बराबर होगा पीई डैश बटा पीई। पीई डैश आपको मिल गया था 4/7, पीई था 3/7, 7 7 कट गया, आंसर हो गया 4/3, जो ऑप्शन था आपका ए। इसका ऑप्शन था ए। आप पीछे बैक जा करके इस सवाल को देख लीजिएगा, हमको पेज हटाना पड़ जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल को समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी सैंपल स्पेस में अगर कोई घटना होता है ई, तो ई का प्रोबेबिलिटी होता है एन बटा एन एस, और ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी डैश से। पी डैश बराबर होता है 1 - पी। और इसके साथ ही आपको दो और फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऑड्स इन फेवर बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट ई। और एक फॉर्मूला और याद रखना है, ऑड्स अगेंस्ट बराबर होगा पीई डैश बटा पीई। उल्टा हो जाता है, एक याद रखिएगा दूसरा भी याद रहेगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस सवाल को। अगले सवाल में चलते हैं, लेकिन गुरुदक्षिणा देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा अ पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड। दो पासा को एक साथ फेंका गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। प्रत्येक डाई पर, प्रत्येक पासे पर इवन प्राइम नंबर हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ये पूछा गया है आपको 2015 में। समझिएगा, अगर एक पासा को फेंका जाता तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। लेकिन दो पासा को फेंका गया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, पहले पासे पर 1, दूसरे पर भी 1, पहला पर 1, दूसरे पर 2, पहला पर 1, दूसरे पर 3, इस तरह से चलते चल जाएगा। क्या चीज़, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये भी तो हो सकता है कि 2 1 मिले, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यानी लास्ट में क्या हो जाएगा 6 6। तो सैंपल स्पेस में कितना इवेंट हो जाएंगे भाई, कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो सैंपल स्पेस में ये टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 36। वैसे भी ध्यान देना है कि जब एक्सपेरिमेंट रिपीट हो जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर होता है नेचुरल रिजल्ट टू द पावर नंबर ऑफ रिपीटिशन। तो एक पासा को जब फेंकते हैं तो नेचुरल रिजल्ट होता है 6, तो दो पासा को फेंका गया तो 6 का पावर 2 यानी 36। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है भाई, तो किसी एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आता है उसमें सभी के सभी रिजल्ट होते हैं सैंपल स्पेस, और वह रिजल्ट जो सवाल पूछा जाता है, जो काम का है, वो कहलाता है इवेंट। यानी इवेंट में हमारा क्या हो जाएगा, तो इवेंट में जो सवाल पूछा जा रहा है सिर्फ वो सवाल पूछा जा रहा है कि दोनों पासा पर इवन प्राइम नंबर आ जाए।
इवन प्राइम नंबर। और आप जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर एक को होता है, वो होता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यानी एक ही केस होगा जिसमें दोनों पासों पर का अंक इवन प्राइम नंबर होगा। ये ध्यान देना है, ओनली इवन प्राइम नंबर जो है वो है आपको 2। यानी सवाल डायरेक्ट रूप में ये कह रहा है कि दोनों पासों पर का अंक 2 और 2 हो जाए। तो ऐसा केस कितना हो गया? एक ही हुआ, NE बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? इन दोनों का रेशियो होता है, यानी NE बटा NS, यानी 1/36। इसका आंसर हो जाएगा 1/36। इसको ढंग से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी हमको निकालना था तब जब दो पासा को फेंका जाए और दोनों पासों के अंकों का जो अंक है वो इवन प्राइम नंबर हो जाए। तो इवन प्राइम नंबर आपका एक ही होता है 2। यानी 36 केस में से हमको वह केस चुनना है जिसमें पहले पासे पर भी 2 हो और दूसरे पासे पर भी 2 हो। तो ऐसा तो एक ही केस हुआ, 2 और 2, यानी एक ही केस हुआ। तो प्रोबेबिलिटी होगा NE बटा NS, यानी 1/36। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 10 में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ते निकाले जाते हैं। ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ते निकाले जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस इज, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह इक्का होगा। ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो सैंपल स्पेस तो बड़ा आसान हो जाएगा। सैंपल स्पेस हो जाएगा 52C1, यानी 52। NC1 का वैल्यू होता है N। ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाला गया, तो सैंपल स्पेस कुछ भी हो सकता है, यानी 52C1, 52 में से एक निकाला गया तो 52C1। अब कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि यह इक्का होगा। तो आप जानते हैं कि ताश के 52 पत्ते में से 4 पत्ते इक्का होते हैं, इक्का के 4 पत्ते होते हैं। तो इवेंट क्या होगा? इवेंट होगा वही जो सवाल कहता है, यानी पत्ता इक्का होना चाहिए। इक्का है क्या गो? 4 गो, तो 4 में से एक निकाला जाएगा, यानी 4C1, यानी 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE बटा NS, NE बटा NS, यानी 4/52, यानी 1/13। ऑप्शन हो जाएगा B। ये सवाल पूछा गया था 2011 में, ये सवाल था 2011 में, बड़ी आसान था। ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ते निकाले गए हैं। सवाल कहता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह पत्ता इक्का होगा। तो पहले हम निकाल लेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हो गया 52C1, यानी 52 में से एक निकाला गया, यानी 52। और इवेंट क्या हो जाएगा? तो इक्का का होना, इक्का का होना इवेंट है, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है। तो इक्का है कितना? 4 गो। 4 में से एक चुनने के तरीके कितने होंगे? 4C1, यानी 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? NE बटा NS, यानी 4/52, यानी 1/13। आइए आपको प्लेइंग कार्ड्स के डिटेल को बताते हैं एक बार। प्लेइंग कार्ड के डिटेल को देखिए। तो प्लेइंग कार्ड में सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कुल कार्ड की संख्या कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं इसमें 52। अच्छा, कलर के हिसाब से इसको 2 भाग में बांट दिया गया। 26 हो जाता है रेड और 26 हो जाता है ब्लैक। यानी ताश के 52 पत्ता में 26 रेड हो गया और 26 ब्लैक हो गया। रंग के आधार पर सवाल बनाएंगे तो 26 पर टूटेगा। कलर के हिसाब से लाल और काला 2 भाग में बट गया। अब ये जो लाल है, लाल रेड, जिसमें 26 कार्ड हुआ, ये लाल का 26 कार्ड 2 भाग में बट जाता है, 2 भाग में बट जाता है। लाल का जो 26 कार्ड है इसको 2 भाग में बांटा गया है।
एक को बोलते हैं हार्ट और एक को बोलते हैं डायमंड। डायमंड डायमंड हार्ट को बोलते हैं लाल पान, लाल पान, और डायमंड को बोलते हैं ईंट पान, ईंट पान। इसकी संख्या होगी 13 और 13, सब इक्वल डिवीजन है, इक्वल डिवीजन है। 13 और 13, 13 और 13 का इक्वल डिवीजन है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से ब्लैक का जो 26 कार्ड है ये भी आपको 2 भाग में बटा हुआ है। ब्लैक का जो 2 कार्ड है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक को कहते हैं स्पेड और एक को बोलते हैं क्लब। क्लब, स्पेड और क्लब। स्पेड को बोलते हैं काला पान, काला पान, और क्लब को बोलते हैं चिड़ी पान, चिड़ी पान, चिड़ी पान। जाहिर सी बात है यहाँ भी इक्वली डिवीजन होगा, यानी 13 और 13 में, 13 और 13 में। ये ब्लैक का डिवीजन हुआ, ब्लैक 26 का 13-13 में बट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये ताश का जो 52 पत्ता था ये अब 4 भाग में बट गया इक्वली, इक्वली। इसको कहा जाएगा सूट, सूट। 4 भाग में बट गया। एक हो गया हार्ट, दूसरा हो गया डायमंड, तीसरा हो गया स्पेड और चौथा हो गया क्लब। इस सब में कार्ड की संख्या कितना हो गया? 13, सब में 13। ये ध्यान देना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये सब कहलाएगा आपका सूट, SUIT। प्रत्येक सूट में 13 कार्ड होंगे। ताश के 52 पत्ता को 4 सूट में बांट दिया गया, प्रत्येक सूट में हो गए 13 कार्ड। हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। ध्यान दीजिएगा, कलर के हिसाब से 2 भाग में बांटा गया, लेकिन सूट के हिसाब से 4 भाग में बांटा गया, और दोनों ही जगह पर इक्वली है। अब देखिए प्रत्येक 13 का बंटवारा कैसे हुआ। ये जो 13 है, प्रत्येक 13, इसको कैसे बांटा गया? तो 13 कार्ड में से ध्यान दीजिएगा, कुछ कार्ड होते हैं डिजिट कार्ड, कुछ कार्ड होंगे डिजिट कार्ड। मेरा छोटा बेटा देखिए परेशान कर रहा है पढ़ाने में। डिजिट कार्ड यानी ताश के 52 पत्ते में से कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिस पर कुछ डिजिट लिखा हुआ रहता है। डिजिट कहाँ से शुरू होता है? 2 से, 1 से नहीं होता है। 2 से लेकर के 10 तक होता है, 2 से 10 तक। अब काउंट कीजिएगा तो ये 9 कार्ड हो जाएगा। तो काउंट कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 9 कार्ड होते हैं। यानी 13 कार्ड में से 9 कार्ड डिजिट कार्ड होता है। 13 कार्ड में से 9 कार्ड डिजिट कार्ड होता है। और बाकी के जो कार्ड हैं उसमें से ध्यान दीजिएगा, कुछ कार्ड पर फेस अंकित रहता है, जिसको बोलते हैं फेस कार्ड, चेहरा बना हुआ रहता है, और इसकी संख्या होती है 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन वाली बात, किंग, क्वीन और जैक। एक कार्ड अलग से हो जाता है इक्का, इस पर फेस नहीं रहता है, इसको अलग से बोलते हैं एस कार्ड। ये एक होता है और फेस में 3 ही होता है। कुछ लोग इस चारों को फेस कार्ड मान लेते हैं, नहीं, एकदम स्पष्ट है। फेस मतलब जिस पर चेहरा अंकित है, और चेहरा अंकित है 3 ही कार्ड पर, एक है किंग, एक है क्वीन और एक है जैक। किंग, क्वीन और जैक। अभी कार्ड मेरे पास रहता तो हम दिखाते, किंग, क्वीन और जैक, ये 3 कार्ड है जिस पर फेस अंकित रहता है, किंग, क्वीन और जैक। और एक कार्ड होता है एस कार्ड। तो देखिए 9, 3, 12 और 1, 13। प्रत्येक 13 का ये डिवीजन है। यानी पूछा जाएगा आपसे कि ताश के 52 पत्ते में कुल डिजिट कार्ड कितने होंगे, तो एक में है 9, तो ऐसा ऐसा 4 डिवीजन, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 चौका 36, 36 हो जाएगा आपको डिजिट कार्ड। और टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, तो एक में है 3, तो 4 में हो जाएगा 12,
4×3 12, 12 हो जाएगा फेस कार्ड और एस कार्ड हो जाएगा 4 गो। हम इसको लिख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ताश के टोटल 52 पत्ते में टोटल डिजिट कार्ड कितने हो गए? टोटल डिजिट कार्ड हो जाएंगे आपको 36। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? टोटल फेस कार्ड जो होगा वो होगा 12। और टोटल एस कार्ड कितना होगा? टोटल एस कार्ड हो जाएगा आपका 4। अब इसको देखिए, जोड़ दीजिए, 36 4 40, 10 50 और 2 52। बात ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और ध्यान देना है, अगर फेस कार्ड और एस कार्ड मिल जाता है तो ये कहलाता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड, फेस कार्ड प्लस एस कार्ड बराबर होगा ऑनर कार्ड। अब ऑनर कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ऑनर कार्ड, नंबर ऑफ ऑनर कार्ड बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो फेस कार्ड कितना था? 12। एस कार्ड कितना था? 4। तो 12 और 4 यानी 16। तो 36 हो गया डिजिट कार्ड। ध्यान दीजिएगा, 36 हो गया डिजिट कार्ड और 16 हो गया ऑनर कार्ड। अब इस ताश में प्लेइंग कार्ड्स में बहुत सारे गेम डिफाइंड है, लेकिन किताब की भाषा में, सिलेबस की भाषा में गेम होता है ब्रिज, और भी कई प्रकार के गेम हैं। तो ताश के पत्ते से सवाल 2 जगह पर पूछे जाते हैं, परमुटेशन और कम्बिनेशन। दूसरा हो गया प्रोबेबिलिटी, और जेईई में इसका एक अलग स्थान है, यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। उम्मीद है कि आप प्लेइंग कार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बड़ी सरल भाव में आप सीखे होंगे। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों में इसे शेयर भी कीजिए। जहाँ तक हो सकता है अपने मित्र मंडली में इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या किसी अन्य टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। जब तक आप लोग मदद नहीं करेंगे, जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, हमारा चैनल इसी प्रकार से रह जाएगा। पिछले 4 वर्षों से मैं आपकी सेवा में लगातार वीडियो बना रहा हूं। हर एक प्रकार का वीडियो, थ्योरी हो या प्रॉब्लम हो, कंसेप्चुअल वीडियो हो या ट्रिकी वीडियो हो, हमने प्रयास किया है कि हर प्रकार के वीडियो को डाला जाए इसमें। अब हम इसमें प्रयास करेंगे कि कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के इंटरव्यू को भी आपको डालें, अलग अलग तरह के रिजल्ट को भी आपके सामने रखें, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। कुछ स्मार्ट बोर्ड वगैरह का भी प्लान चल रहा है, कुछ देखा जाएगा भविष्य में। फिलहाल इसी प्रकार से हम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। प्रतिदिन कोशिश होगी कि आपको कोई दिन कोई न छूटे वीडियो। अभी हम जो चला रहे हैं प्लेलिस्ट या कंटिन्यूअसली अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम 12/2024 को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, जिसका 2 फरवरी को एग्ज़ाम है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम को हम बता रहे हैं ताकि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के माध्यम से ऑब्जेक्टिव का आंसर तो आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन उसका डिस्क्रिप्टिव जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। सिर्फ ABCD सब किताब में लिखा हुआ है। हम आपको एक एक सवाल बता करके बना रहे हैं, दोनों बात है, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। एक भी वीडियो अगर आप कोई देखते हैं किसी भी टॉपिक का, तो मान के चलिए कि उसमें मैक्सिमम थ्योरी यूज हो जा रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी बन रहा है। प्रोबेबिलिटी का ये दूसरा लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने 10 सवाल किया है, आगे भी सवाल जारी रहेगा। आप वीडियो को अंत तक देखे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका बिल्कुल धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, नहीं भी अच्छा लगता है तो उसको भी कमेंट करें, ताकि हम अपने आप में सुधार ला सकें। आपको और क्या चाहिए, किस रूप में चाहिए, वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ हिंदी में सवाल रहे,
तो हम हिंदी में भी करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर करेंगे। वैसे हमारा प्रयास रहता है कि हम पूरा हिंदी में समझाएं, सिर्फ रिटेन होता है इंग्लिश में, इसलिए आपको कहीं कोई असुविधा होगी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई असुविधा होती है या कोई सवाल आपको परेशानी होती है तो आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं, हम उसका वीडियो बनाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।